ये आकाशवाणी है। बदलती फिजाएं प्रस्तुत है आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापक्रम की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक बदलती फिजाएं की श्रोताओं के पत्रों पर आधारित 11वीं कड़ी। बदलती फिजा में खुद को बदलिए, असर देखने को घर से निकलिए, सुबह की फिजा में तपिश भी मिलेगी, तपिश की लहर में खुद ही संभलिए, बदलती फिजा में खुद को बदलिए, असर देखने को घर से निकलिए। नमस्कार। हमारे विज्ञान धारावाहिक बदलती फिजाएं, जो कि जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के प्रबंधन और जानकारियों पर आधारित है, उसमें आप सबका स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस धारावाहिक के 10 कड़ियों का प्रसारण हमारे यहाँ से हो चुका है। इस बीच में कुछ पत्र और कुछ ईमेल्स हमारे पास आए हैं। हमारा मुख्य मकसद जो है वो जलवायु परिवर्तन को लेकर लोगों को अधिक से अधिक जानकारियाँ देना है। इसीलिए हम अपने स्टूडियो में इस क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों को आमंत्रित करते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित विशेषज्ञ हैं विज्ञान प्रसार के निदेशक डॉक्टर नकुल पराशर, WWF इंडिया की एसोसिएट डायरेक्टर जो कि क्लाइमेट चेंज और एनर्जी डिवीजन के एसोसिएट डायरेक्टर हैं डॉक्टर सुष्मिता मुखोपाध्याय, और हमारे साथ एक चिर परिचित विशेषज्ञ हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार त्यागी, जो धारावाहिकों का प्रसारण हुआ है उसके सारी परिकल्पनाएं उन्हीं की है और हम लोग उसे पूरा करने के लिए प्रयास करते हैं। आप सभी का हमारे स्टूडियो में स्वागत है। इस बार जो हमारा जलवायु पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया गया है, तो इसका थीम था वायु प्रदूषण। इसके अलावा जो एक दूसरी महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि 21 जून को मनाए जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, उसका थीम रखा गया है योग और जलवायु परिवर्तन, यानी कि योग एंड क्लाइमेट चेंज। इससे ये पता लगता है कि ये विषय कितना महत्वपूर्ण है, खास करके वर्तमान में और आने वाली पीढ़ियों के लिए है। इसके बारे में आप थोड़ा सा सुनने वालों को बताएं। नकुल जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। नमस्कार दिलीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आपने कहा कि हर वर्ष कोई ना कोई थीम, कोई ना कोई मुद्दा लेके हम लोग बदलते परिवेश पे, बदलते जलवायु पे बात करने की हमारी चेष्टा रहती है। इस वर्ष जैसा कि आपने कहा कि हम कैसे अपने वायु को साफ रखें, कि उसका जो मुद्दा संयुक्त राष्ट्र ने सबके सामने रखा है उसके चलते, और साथ में इस वर्ष का जो योग दिवस है 21 जून का, उसके अंदर योग और जलवायु परिवर्तन पे जो थीम रखा गया है वो अपने आप में बड़ा प्रासंगिक है। अभी हमने कुछ वर्ष पहले पेरिस डिक्लेरेशन के बारे में सुना, उसके बाद पोलैंड में हुई वार्ताओं से निकले निष्कर्षों को समझा जाना, और तमाम रोज आए दिन हम देखते हैं कि वैज्ञानिक, पर्यावरणविद इस ओर अपनी चिंता और अपनी नई नई खोज और नए नए बातों को जनमानस तक रखने का प्रयास करते हैं। हम सब उस सब के प्रति जागरूक हैं। इस वक्त बढ़ती हुई तपिश ने जिस तरह से हम सबको घेर रखा और जिस तरह से हमको ये महसूस हो रहा है कि वो बढ़ती ही जा रही है, और जब ये सब होता है तो फौरन हमारा ध्यान आता है आने वाली नस्लों को हम क्या दे के जाएंगे, क्या करेंगे। इस सब विषय के बारे में हम सब अगर एक दूसरे को दोष देते रहेंगे तो उसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि एक प्राकृतिक बदलाव भी है। पर जब तक हम अपने जीवन शैली में कोई परिवर्तन नहीं लाएंगे, जब तक हम उसके अंदर वो बदलाव नहीं करेंगे, हम तमाम चीज़ों को देखते हैं। आज कभी हम प्लास्टिक की बात करते हैं, कभी हम उसकी बात करते हैं, कभी हम उसकी बात करते हैं। घुमा फिरा के बात सिर्फ इस बात पे अटकती है कि क्या हम आज से कई वर्ष पहले जब हम एक दूसरी जीवन शैली जीते थे तब हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी और बड़ा अच्छा था। इस सब के परिप्रेक्ष्य में अगर हम अपनी जीवन शैली, अपने रहन सहन को वहाँ ले चले जहाँ से हम सब ने शुरुआत करी, और उस सबसे होने वाले जितने भी लाभ थे, फायदे थे, उनको देखें, तो हम इसी बात पे पहुँचते हैं कि उसका बहुत बड़ा प्रभाव जलवायु परिवर्तन पे पड़ता है।
योग जीवन शैली में किसी तरह का एक कदम है जिसको अपनाकर हम बहुत सारे इन सब चीज़ों से निदान पा सकते हैं और होने वाली जितनी भी समस्याएं हो उसमें अपना एक निजी योगदान दे सकते हैं। तो इस वर्ष का जो विषय है वो वाकई में बहुत प्रासंगिक है। जी, मेरा मानना है कि जलवायु परिवर्तन पे जो डिस्कशन है या जो चर्चाएं हैं वो केवल हमारे स्टूडियो में बैठ के या जो इसके बारे में जानने वाले लोग हैं उन लोगों के बीच नहीं होनी चाहिए। ये जो चर्चा है वो हर स्तर पे होनी चाहिए। जो सिटीजन है एक सिटी में उनको जानना चाहिए इसके बारे में, जो बच्चे हैं उनको जानना चाहिए, स्कूल लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे, हर लेवल पे इस विषय में और चर्चा होनी चाहिए। और केवल चर्चा नहीं, एक तरह का सेंसिटाइजेशन होना चाहिए कि जैसे कहते हैं कि हर एक बूंद से सागर बनता है, तो फिर किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, वो अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है। और योग और क्लाइमेट चेंज के बारे में यही कहना चाहूँगी कि बहुत इजी है। योग आप कहीं भी बैठ के कर सकते हैं, आप अपने घर पे बैठ के कर सकते हैं। आपको गाड़ी लेके जिम तक जाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ इक्विपमेंट या बहुत सारी बिजली यूज़ करके जो है एक जिम को लाइट अप करते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो फिर डेफिनेटली फॉसिल फ्यूल एमिशंस पे बहुत इम्पैक्ट पड़ सकता है अगर आप योग का जो साधारण मतलब है, योग मीन्स कि जोड़ना, और जोड़ना प्रकृति के साथ, और प्रकृति को एक बड़े स्वरूप में देखें तो पूरे ब्रह्मांड के साथ। और जब ये जुड़ाव हमारा होता है तो जो प्रकृति के जो नियम है उनको समझने में हमें मदद मिलती है। तो एक तो ये बहुत इम्पोर्टेंस मैं कहूँ कि योग दिवस की है, इसको इस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। और दूसरा ये कि एक अंतर हमें यहाँ ये भी देखना होगा कि सारा जो कहें कि जीवन शैली बदली है जब से ऊर्जा की खपत बढ़ी है। अब हम देखें कि हमारा हर जीवन का पहलू सुविधाएं जुटाने में जो भी चीज है वो कहीं ना कहीं एक ऐसी ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहा है जिसको हम बना रहे हैं, और बना भी रहे हैं तो कार्बन जला के, चाहे फॉसिल फ्यूल है या लकड़ियों से बन रही है। और वो कार्बन जो प्रकृति ने अपने अंदर किसी न किसी रूप में छुपा के बैलेंस करने के लिए रखा हुआ, तो उसको हमने वातावरण में छोड़ दिया है। जब से पृथ्वी पर जीवन आया है, ऑक्सीजन आधारित, ऑक्सीजन की मात्रा और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो एक निश्चित रही, उसमें कभी बदलाव नहीं आया। बदलाव आया तो बहुत धीरे, स्लोली आया, और उस हिसाब से पृथ्वी पे जो जीवन था उसने अपने आप को ढाल भी लिया। लेकिन कहीं की जो औद्योगिक क्रांति पिछले 150 सालों में, और उसमें सारा कहीं की जो एनर्जी, ऊर्जा आधारित जो संयंत्र बने जिसमें इतनी चीजों की पैदावार हम करने लगे, उसकी जरूरत भी नहीं है। जिससे कि मार्केट में हम देखते हैं, अगर आज भी शॉपिंग मॉल में किसी में आप चले जाओ तो मुझे देख के इतनी हैरानी होती है कि इतनी सारी चीजें वहां पर इतने बड़े बड़े हॉल में रखी हुई हैं, यानी कि जिसकी जरूरत अभी है भी नहीं, उसमें ऊर्जा का इस्तेमाल करके वो चीज हमने ऐसे बना के रख दी। और उसमें आधी चीजें ऐसी हैं कि जो रिसाइकल नहीं होंगी, वो प्रकृति में वापस नहीं जाएंगी। ये सारी हमारे ऐसे तरीकों ने कहें कि प्रकृति का जो नाजुक संतुलन है उसको बिल्कुल हिला के रख दिया है। तो उसी के लाजमी प्रभाव जो है, वो चाहे क्लाइमेट चेंज हो, ग्लोबल वार्मिंग हो, एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, या मिट्टी का पोल्यूशन हो, वो सब सामने आ रहा है। तो इसको अगर एक बहुत ही विस्तृत रूप में देखें, योग से जोड़ के देखें, तो मुझे लगता है कि योग जब आत्मसात करेंगे, ब्रह्मांड से जुड़ेंगे, तो अपने आप ही आएगा कि हम इस ब्रह्मांड के साथ, इस पालन हारनी प्लेनेट या कहीं इस धरती माँ के साथ हम क्या कर रहे हैं, ये विचार स्वयं ही आने लगेंगे। ये आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। पूरे मानव जाति को ये समझने की जरूरत है कि उन्हें प्रकृति के संरक्षण से जुड़ना है, पर्यावरण के संरक्षण से जुड़ना है, तभी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य संरक्षित रहेगा। सुष्मिता जी, आपकी जो संस्था है वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे क्रियाकलाप करती हैं। जैसा कि आपने बताया कि आपके यहाँ भी जलवायु परिवर्तन को लेके एक अलग सा सेल बना हुआ है, तो वो किस तरह के कार्य कर रहा है, किन लोगों के बीच कार्य कर रहा है, और आपको क्या लगता है कि किस तरह से सफलताएं मिल सकती है जलवायु परिवर्तन की रोकथाम के लिए, लोगों को कम से कम प्रभावित होने के लिए? इस सवाल में एक और थोड़ा सा जोड़ना चाहता हूँ कि जो नवाचार की बात है वो भी आपकी संस्था में मैंने देखा है कि हो रहा है, खासकर जलवायु परिवर्तन को लेके। और वो भी उन लोगों को जो कहें कि जो छोटे या मझोले किस्म के जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, क्योंकि ऊर्जा का जो खपत का जो पैटर्न है उसमें किस तरीके से बदलाव लाया जाए कि जो हमारा कार्बन फुटप्रिंट है या CO2 इमिशन है वो कम हो जाए, उसके बारे में भी जरा हमें कुछ बताइए। जी, तो हमारी संस्था में हम लोग अलग अलग स्तर पे एंगेज करते हैं लोगों से। सिर्फ एक स्तर नहीं, जहाँ हम पॉलिसी मेकर से एंगेज कर रहे हैं, वहीं पे हम शहरों में एंगेज कर रहे हैं, वहीं पे हम थिंक टैंक्स के साथ एंगेज कर रहे हैं, जिससे कि इस बारे में जो चर्चाएं हैं वो हो सके। उन चर्चाओं से जो चीज़ें निकल के आती हैं, जो रिकमेंडेशंस निकल के आती हैं, उन पे फिर हम आगे डिसाइड करते हैं कि और क्या किया जाए। और बहुत इंपॉर्टेंट हमारे काम के स्टेक होल्डर है हमारे सिटीजन्स। एंड सिटीजन्स जब कहते हैं उसमें हम स्टूडेंट्स के साथ भी करते हैं। तो हमारे जैसे एनवायरमेंट
गवर्नमेंट एजुकेशन सेल है हमारा, उनके साथ हम क्लाइमेट चेंज पे हम स्टूडेंट्स के साथ काम करते हैं, जिससे कि उनको पता चले। जो रिन्यूएबल एनर्जी है, सोलर, विंड, इन सब विषयों में चर्चा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक संस्थान के हिसाब से हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अपना एक बहुत बड़ा टारगेट है 175 गीगावाट, और इशू ये है कि इम्प्लीमेंट कैसे होगा, इशू ये है कि हम कहाँ पहुँचे, और वो पुश कंटिन्यूसली सिविल सोसाइटी की तरफ से रहे कि गवर्नमेंट अपने टारगेट्स मीट करता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा जो अपटेक है रिन्यूएबल्स का हो। तो रिन्यूएबल्स पे हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं। दूसरा, शहरों के साथ, जैसे मैंने कहा, शहरों में जलवायु परिवर्तन के बारे में डिस्कशन करना, शहर की जो अथॉरिटीज़ हैं उनको बताना कि आपका क्या रोल है एज अ सिटी, क्योंकि शहर जो है वो दो तरह से, एक तो वो खुद इम्पैक्टेड हैं क्लाइमेट चेंज से, क्योंकि जैसे हमारा शहरीकरण बढ़ रहा है उसमें जो है एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, वेस्ट मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो रहा है। उन चीज़ों के चलते शहर अपने आप में एंटिटीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं क्लाइमेट चेंज की तरफ, तो फिर शहरों का एक बहुत बड़ा रोल है जो इस सोल्यूशन में। ऑन द अदर हैंड, हमारी जो सिटीज़ हैं, स्पेशली कोस्टल सिटीज़ वगैरह, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड हैं क्लाइमेट चेंज से खुद, चाहे वो सी लेवल राइज की वजह से हो, चाहे वो एक्सट्रीम हीट स्ट्रेस की वजह से हो। तो फिर शहरों को ज़रूरी है कि अपने आप को तैयार करें कि इन इम्पैक्ट से कैसे डील करें। दूसरा, हमारा यूथ स्टूडेंट्स, उनको सेंसिटाइज करना, उनको जानना ज़रूरी है कि वो खुद क्या कर सकते हैं, और दूसरा उनका क्या रोल है हमारी गवर्नमेंट से और नई चीज़ें करवाने में। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बात हो रही थी एसएमईज की, जो छोटे इंडस्ट्रीज़ हैं हमारे, जो छोटे स्केल के कंपनीज हैं, बहुत इनोवेशन है, बहुत नई नई चीज़ें हैं, नई नई सोच है, जिससे नई टेक्नोलॉजीज बन रही हैं, जिससे कि कार्बन एमिशंस कम। एक उदाहरण कुछ देंगे क्योंकि हमारे श्रोताओं को भी, जैसे कि एक पूरा जैसे कि बहुत डिमांड साइड एनर्जी मैनेजमेंट सॉल्यूशंस हैं, जिससे कि एक इंडस्ट्री में अगर आप ये सॉल्यूशंस लगा रहे हैं, विच इज़ आईटी बेस्ड सॉल्यूशन है, जिससे कि इंडस्ट्री जो है अपनी एनर्जी कंजम्पशन को मॉनिटर कर सकती है और मॉनिटर करके उसको कम कर सकती है। इस टाइप का सोल्यूशन है। सोलर एयर कंडीशनिंग के सोल्यूशंस है, जहाँ आप इलेक्ट्रिसिटी की खपत कम कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल बेस्ड, आप रिन्यूएबल्स यूज करके सोलर एयर कंडीशनिंग कर रहे हैं। जियोथर्मल कूलिंग सोल्यूशंस है, जहाँ अगेन आप रेगुलर एयर कंडीशनिंग से दूर हटके आप नेचुरल कूलिंग को प्रमोट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी रिलेटेड सॉल्यूशंस है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पे बहुत ज़्यादा जोर है आजकल। जो बैटरी स्टोरेज टेक्नोलॉजीज़ है, नई नई टेक्नोलॉजीज़ पे शोध हो रहा है, नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं इस टाइप की। दूसरा, अगर आप एनर्जी एक्सेस की बात करें कि जैसे हमारे दूर दराज के इलाकों में लाइटिंग की ज़रूरत है, वहाँ पे जो कुकिंग सोल्यूशंस हैं उनको, ट्रेडिशनल कुकिंग सोल्यूशंस जिसमें बहुत ज़्यादा लकड़ी का इस्तेमाल होता है, इंडोर एयर पोल्यूशन, उससे हट के कैसे आप उनको इम्प्रूव सोल्यूशंस दे सकें, उस पर नए नए बिजनेस मॉडल्स पे रिसर्च। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं इनको प्रमोट करना, ये सारी चीज़ें जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन करती है। और मेन हमारा जो फोकस ये है वो है नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करना। तो अलग अलग तरीकों से नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म क्रिएट करें, बेस्ट प्रैक्टिसेस का प्रचार हो, जिससे कि लोगों को पता चले कि क्या सोल्यूशंस अवेलेबल हैं और इस सोल्यूशन को किस तरह से हम अपनी सिचुएशन पे ढाल सकते हैं और यूज कर सकते हैं। एक इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही एक सर, कि नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म की बात की है उन्होंने, कि नॉलेज तो हमारे पास है, हमने कारण का पता लगा लिया है, हम उससे प्रभावित भी हो रहे हैं, लेकिन अब जब हम इस नॉलेज को शेयर करना चाहते हैं ग्रुप के पास, जो इसको फर्दर और शेयर कर सकें, लोगों को अवेयर कर सकें, जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हो, तो उसमें एक महत्व होता है विज्ञान संचार का, जो साइंस कम्युनिकेशन का कहता है। विज्ञान प्रसार साइंस कम्युनिकेशन को लेके बहुत तरह के प्रोग्राम भारत के कई शहरों में आयोजित करता रहा है। अभी हाल ही में आपने इलाहाबाद में आयोजित किया है, जो कि काफी सफल रहा है, वहाँ की पत्र पत्रिकाओं में आया है, हमने पढ़ा है। जब हम इस तरह के नॉलेज शेयर की बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट को लेकर, मिटिगेशन को लेके, इसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन को लेके, पॉलिसी मेकर को लेकर के, तो साइंस कम्युनिकेशन का रोल आप किस तरह से देखते हैं इसमें? साइंस कम्युनिकेशन का एक बहुत अहम रोल है। आप को किसी को कोई बात बतानी है, जनमानस को बतानी है, उनको उनकी भाषा में बतानी है, उनकी रुचि के हिसाब से बतानी है। आज हम सब जानते हैं कि अगर मैं आपको कोई व्हाट्सएप पे मैसेज भेजता हूँ, अगर वो बहुत लंबा है तो ये तो तय है कि आप उसे बहुत देर नहीं पढ़ेंगे और आगे बढ़ा देंगे। तो आज जो अटेंशन पीरियड है कोई भी चीज़ है वो 3 या 4 मिनट से ज़्यादा नहीं है। इसलिए विषय को जब तक आप रोचक नहीं बनाएंगे तब तक आप उस बात को उतने प्रभावकारी तरीके से आम आदमी तक नहीं पहुंचा पाएंगे। इसके लिए आवश्यक है कि आप जिस भाषा, प्रांत, जिस आंचल में अपनी बात को कहना चाह रहे हैं, वहाँ जो प्रचलित भाषा है, वहाँ जो प्रचलित तरीका है और वहाँ जो प्रचलित मुहावरे हैं, जो आम बातचीत की भाषा है, जिससे आदमी प्रभावकारी तरीके से उसको पहुँचा सके, जब तक उस माध्यम में
आप बैठ करके उसके लायक ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम नहीं बनाए तब तक संभव नहीं होगा। विज्ञान प्रसार ने इस दिशा में तमाम प्रयास किए। हमें ये महसूस हुआ कि हम हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में, जिसे हम हिंदुस्तानी भी कहते हैं, उसमें हमने काफी कुछ किया, पर क्या हमने कभी अपनी आंचलिक भाषाओं में ये सब करने का प्रयास किया है या नहीं किया। इस सिलसिले में विज्ञान प्रसार ने कुछ महीने पूर्व बांग्ला में, तमिल में, मलयालम में और अब मराठी में करने का एक प्रयास किया है, जिसके अंदर हम इन भाषाओं के अंदर समस्त उपलब्ध सामग्री को उन भाषाओं में ना सिर्फ अनुदित कर रहे हैं, पर मौलिक तौर पे भी इनका लेखन और इनका संयोजन पे काम कर रहे हैं। हम ना सिर्फ प्रिंट में, ना सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक में, ना सिर्फ डिजिटल में, परंतु सोशल मीडिया में इसका भरपूर, इन सारे मीडियाओं का भरपूर उपयोग करते हुए उसके लायक जो सामग्री है उसको पहुंचाने की चेष्टा कर रहे हैं। ये एक रेडियो प्रोग्राम जिसमें हमारे प्रमुख सहयोगी और साथी डॉक्टर त्यागी जी और दिलीप जी, आप दोनों का यह प्रयास जनमानस तक जलवायु में बदलते परिवर्तन को आम आदमी तक पहुंचाने के, रेडियो से अच्छा और कौन सा माध्यम हो सकता है जहां तमाम लोग अब हमारी बातों को सुनते हैं, हमारी बातों को सुनकर हमको पत्र लिखते हैं, हमारी जितनी भी उत्कंठाएं हैं उनका निवारण करने के लिए बार बार करते हैं। अभी इसी चर्चा के दौरान बढ़ाते हुए मुझे लगा कि बड़ा सहज तरीका होगा, जैसे आपने कहा, तो इस रेडियो प्रोग्राम के माध्यम से डॉक्टर त्यागी जी को बहुत सारे पत्र मिले हैं और आपकी बात को मूर्त रूप पे परिवर्तित करने के लिए इससे अच्छा तरीका नहीं होगा। मैं त्यागी जी से निवेदन करूंगा कि वो इस कार्यक्रम में आए पत्रों को पढ़ें, उनका जवाब दें और इस कार्यक्रम की बढ़ती लोकप्रियता को आम जनमानस तक पहुंचाएं। पहला जो पत्र है वो श्रीनिवासन जी का है, श्रीनिवासन जे साहब का। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बैंगलोर से इन्होंने लिखा है और एक हमारी गलती को इन्होंने इंगित किया है कि शायद हमसे जो फैक्चुअल एक्यूरेसी थी स्क्रिप्ट में वो कहीं उनके हिसाब से ठीक नहीं थी। तो उन्होंने कहा है कि भाई जो हमारा जो पूर्वी जो तटीय इलाका है वो उस पे साइक्लोन आते ही हैं, लेकिन अभी जो है वो दूसरा जो पश्चिमी हिस्से वहां भी आने लगे हैं और इसका जो कारण है वो बदलती जलवायु है। तो उनका कहना है कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि और जो हेल स्टॉर्म है वो भी उनकी जो है तीव्रता और उनकी जो आवृत्ति है वो बढ़ गई है। तो इन्होंने कहा है कि ये उदाहरण, इसको हम डायरेक्टली क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से नहीं जोड़ सकते। ये एक जो साल के साल जो सीजनल वेरिएबिलिटी होती है ये उसके अंदर भी आता है। तो एक ये जो हमारी हर चीज की टेंडेंसी हो गई है कि हम हर चीज का कुछ भी जो थोड़ा सा अलग हट के देखते हैं, कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। और जो अभी आप बात हम कम्युनिकेशन की, विज्ञान संचार की कर रहे थे, वो क्यों जरूरी है कि जब हम क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन की बात कर रहे हैं उससे हमारा मतलब क्या है और हर चीज को कुछ भी बदलाव जो देखा वो कितने साल में हुए या जो हर साल में जो थोड़ा बहुत बदलाव आता है क्या उसको हम क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से जोड़ के देख सकते हैं। तो यही समझाने के लिए जो हमारा पहला जो सेगमेंट था जिसमें हमने कि एक ये कैसे जो जलवायु परिवर्तन है एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन प्रकृति में जब अपने आप करती है तो वो थोड़ा धीरे धीरे होता है और उस वक्त सारी चीजों को जिसमें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो भी अपने आप को उस हिसाब से ढाल लेता है। दूसरा जो पत्र है, मैं कहूँ कि जहाँ एक वैज्ञानिक ने हमें एक पत्र लिखा, वहीं एक हमारे दुर्गेश नागपुरे जी हैं, वो 21 साल के हैं और उनका जो व्यवसाय में उन्होंने लिखा है कि वो मजदूरी करते हैं, यानी कि डेली वेजेस पे वो काम करते हैं। और उन्होंने पहली बात कहा कि हमारी ओर से कार्यक्रम विज्ञान धारावाहिक बदलती फिजाएं की पूरी टीम को सादर प्रणाम और आपकी पूरी टीम को प्रोग्राम बदलती फिजाएं के प्रथम एपिसोड की सफल प्रस्तुति के लिए हार्दिक शुभकामनाएं एवं अनंत बधाइयां। ये एक बहुत ही सुंदर तरीके से बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारा कार्यक्रम इतने ध्यान से सुना और हमें पत्र भी लिखा। और जो हमने सवाल जो पूछा था, ये जो कार्यक्रम 31 मार्च को जो प्रसारित किया गया था उसमें जो हमने सवाल पूछे थे उनके जवाब भी दिए हैं। तो दुर्गेश जी बहुत बहुत हम आपको धन्यवाद करते हैं, हमारा कार्यक्रम पसंद आया और आपने पत्र लिखा और पत्र के साथ ही ये जो सवालों के जवाब भी भेजे। तो अगली बार जब हमारा ड्रॉ निकलेगा आप तब तक हमारे कार्यक्रम को सुनते रहिए। हो सकता है कि आप जो है एक भाग्यशाली श्रोता हो सकते हैं और आपका नाम जो है उस लिस्ट में आ जाए और हमसे जुड़े रहिए, हमें पत्र लिखते रहिए, मेल
ईमेल करते रहिए। ज़्यादा हम चाहते हैं कि पत्रों के अलावा ईमेल से लोग श्रोता ज़्यादा जुड़ें, ताकि एक तो डिजिटल लिटरेसी की भी बात हो रही है, लोगों को उसको भी प्रेरणा मिले। तो और एक तरह जलवायु परिवर्तन के नजरिए से भी, क्योंकि हाँ। कागज है और कागज पे पत्र लिखा जाएगा तो उसके लिए पेड़ समय के कटेगा। पेड़ कटेंगे। तो एक मुझे लगता है उसमें भी एक ये इनकी भागीदारी होगी, अगर जितने ज्यादा से ज्यादा मेल हमें लिखेंगे। हाँ, साथ में ईमेल में जब आप लिखें तो इसमें अपना पता पूरा लिखें, ताकि अगर आपने प्रश्न का जवाब दिया और आप भाग्यशाली विजेता होते हैं, तो अगर आपका पता पूरा नहीं होगा तो ये हमारे लिए एक परेशानी बनेगी कि हम आपका पुरस्कार आप तक कैसे पहुंचाएं। तो श्रोताओं, आपसे ये हमारा अनुरोध है कि आप अपना पता पूरा लिखें। और इसके साथ ही एक और अनुरोध त्यागी जी करेंगे। विज्ञान प्रसार का नोएडा में जो हमारा ऑफिस है उसके पते पर भी, यानी कि विज्ञान प्रसार A50 इंस्टीट्यूशनल एरिया सेक्टर 62 पर भी आप अपने जो पत्र हैं वो हमें भेज सकते हैं। और पत्रों में, जैसा कि पहली जो हमारी कड़ी थी जिसमें ये बात हुई थी कि आप सिर्फ जो हम सवाल पूछ रहे हैं उसी का जवाब मत दीजिए। आपके मन में कोई ऐसा सवाल आता है कि और वो इतना बढ़िया सवाल है कि उसको अगर हम अपने कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं और उसका जवाब हमारे जो स्टूडियो में जो एक्सपर्ट आए हैं वो अगर जवाब देते हैं, तो तब भी आप इनाम के हकदार हैं। और इनाम के बारे में क्या मैं बात कहना है। चाहूंगा कि एक बहुत ही खूबसूरत रंग बिरंगी जो कहीं की गतिविधि किट हमारे इन सब श्रोताओं को मिलेगी, जिसकी की पूरी तैयारी हो गई है। और हमें उम्मीद है कि अगले जुलाई तक वो सभी जो कहें कि हमारे जो रेडियो स्टेशंस हैं वहाँ पहुँच जाएगी, और जितने भी विनर्स हर स्टेशन पर होंगे उनको वो भेजनी शुरू कर दी जाएगी। तो इस तरह से एक नहीं, दो तरीके से आप पुरस्कार जीत सकते हैं, प्रश्नों का उत्तर देके भी और एक नया प्रश्न पूछ कर भी। बिल्कुल। हमारे जो दूसरे श्रोता थे वो अभिषेक है मुरैना से, जिन्होंने भी जो सवाल हमने पूछे थे उनका जवाब दिया है। मनोज कुमार हैं और इनामदर्शी मेसी साहब हैं। इन्होंने कहा है कि इनको जो पुरस्कार है वो शायद नहीं मिला। तो मैं मेसी साहब आपको कहना चाहूंगा कि कुछ दिन और इंतजार कीजिए। हमारे चलती रहे जिंदगी के जो विजेता थे उनको शीघ्र ही, जो हमने वादा किया था कि एक गतिविधि की जो एक बुकलेट है वो उनको मिलेगी, उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। शीघ्र ही वो हम आपको भेजेंगे। और इनामदर्शी जी जो है वो बुद्धा रेडियो लिसनर क्लब है, जिसमें कि एक ग्रुप में हमारा जो कार्यक्रम है वो सुना जाता है। दूसरे गौरव नाकरा हैं दिल्ली से, संजीव कुमार हैं और सिद्धार्थ कुमार हैं। तो आज जो पत्र हमने शामिल किए इन श्रोताओं के किए। अब हम अंतिम बात पे आएंगे समाप्त करने से पहले कि स्मृता जी, अब आप बताइए कि जो आपने प्लेटफॉर्म नॉलेज प्लेटफॉर्म शेयरिंग की बात की थी, उसका अगला चरण क्या है, कैसे आप लोग करते हैं? जी, नॉलेज प्लेटफॉर्म में जैसे मैंने पहले कहा, बहुत ज़रूरी है आपस में लोग, शहर हो या जो भी स्टेक होल्डर्स हो, वो जान सकें कि हमारे देश में क्या हो रहा है। अक्सर हम बाहर की तरफ देखते हैं और देखते हैं कि बाहर शहरों में, देशों में बहुत कुछ हो रहा है, हमें लगता है वो तो बहुत दूर है, वो तो इतना कुछ कर चुके। पर अगर हम अपने देश में देखना शुरू करें तो हम देखेंगे कि बहुत प्रोग्रेसिव काम ऑलरेडी हमारे देश में हो रहा है, बहुत ही पायनियरिंग काम हो रहा है। जो शहर हैं वो बहुत फॉरवर्ड लुकिंग काम ऑलरेडी कर रहे हैं। कई बार जो वो कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज पे बहुत बड़ा रहता है। कभी वो समझते हैं, कभी नहीं समझते हैं, लेकिन इम्पैक्ट तो है ही, जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं। इन्हीं टर्म्स में अगर मैं कहूँ, बहुत ही शाइनी एग्जांपल्स हैं तो बहुत सारे, लेकिन कुछ मेंशन अगर करना चाहूँ तो एक मैं कहना चाहूँगी, जो रेजिलिएंट प्लान है, रेजिलिएंट स्ट्रैटेजी है, जो सूरत ऑलरेडी बना चुकी है, और सूरत के बाद अब सेम प्लान पुणे में भी बन रहा है। और ये रेजिलिएंट स्ट्रैटेजी बहुत ही एक तरह से कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें शहर अपनी जो वल्नरेबिलिटी है, जो रिस्क है क्लाइमेट चेंज से, उन सब के बारे में बात करती है, और फिर इन सब से डील करने के लिए उस शहर में क्या क्या होना चाहिए, उन सब के बारे में बात करती है। कुछ शहर हैं जो ऑलरेडी, जो क्लाइमेट चेंज कंसर्न है, वो अपनी प्लानिंग में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश कर रही हैं। तो बिल्कुल एक तरह से वो इंटीग्रेट इस तरह से हो जाता है कि जो भी वो अपने शहर में करेंगे उसमें क्लाइमेट चेंज लेंस रहेगा, जिससे कि जब एक्सट्रीम इवेंट्स हों तो उनकी तैयारी ज्यादा बेहतर रहे। दूसरा मैं कहना चाहूंगी हीट एक्शन प्लान्स के बारे में, जो अब कई शहरों में हो रही है, लेकिन शुरुआत हुई थी अहमदाबाद से। अहमदाबाद का अपना हीट एक्शन प्लान है। जब एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है तो एक फोरकास्टिंग मैकेनिज्म है, पहले से सबको पता होता है कि हाँ ऐसा एक एक्सट्रीम इवेंट होने वाला है। हॉस्पिटल्स को पता है कि हमें क्या करना है, जो एनजीओज है उन्हें पता है कि हमें क्या करना है, और सिटीजन्स को एट लार्ज पता है कि ऐसा सिचुएशन हो तो मुझे किस तरह से उससे डील करना है। इसके अलावा बहुत सारे बस रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हैं, उनके एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, बहुत सारे मेट्रोज के एग्जाम्पल्स हैं। शहर अब धीरे धीरे वेस्ट मैनेजमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस है, स्वच्छ भारत मिशन के थ्रू फोकस है।
इसी तरह के एग्जाम्पल्स जैसे रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। कोची एयरपोर्ट का अगर आप एग्जाम्पल देखें तो वो सोलर पे ही चल रहा है। तो दीज आर सम ऑफ द शाइनिंग एग्जाम्पल्स। इसके अलावा बहुत सारे हैं। जस्ट ये कि कई बार इन्फॉर्मेशन पता नहीं चलती है, तो इन नॉलेज प्लेटफॉर्म्स का जो मैंने मेंशन किया अलग अलग तरीकों से, ये जरूरी है कि ये सारे स्टेक होल्डर्स आपस में आए, ये इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो, सब एक दूसरे से सीखें और फिर इसको और ज्यादा हम रेप्लिकेट कर सकें। और मुझे scale लगता है कर कि सकें। ये भी एक कम्युनिकेशन का एक नया तरीका है जो शेयरिंग प्लेटफॉर्म की आपने बात करी। बिल्कुल। और इसके साथ ही समय हमें इजाज़त नहीं दे रहा है आगे बढ़ने के लिए। मैं अपने तीनों विशेषज्ञों का, डॉक्टर नकुल पराशर जी, डॉक्टर सुष्मिता जी और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार त्यागी जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तपती धरती तपता अंबर उमड़ रहा है, सात समंदर तेज धूप का असर बढ़ा है, क्रोध सूर्य का शिखर चढ़ा है, नदी भी तरसने लगी पानी के लिए, हिमखंड की तरह अब खुद तो पिघले। बदलती फिजाएं। अभी आप आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापक्रम की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक बदलती फिजाएं की श्रोताओं के पत्रों पर आधारित 11वीं कड़ी सुन रहे थे। प्रतिभागी विशेषज्ञ थे डॉक्टर नकुल पराशर, निदेशक विज्ञान प्रसार, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार त्यागी, वरिष्ठ वैज्ञानिक और समन्वयक विज्ञान धारावाहिक, डॉक्टर सुचिस्मिता मुखोपाध्याय, सह निदेशक जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा, वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया। संचालन कर रहे थे दिलीप झा। शीर्षक गीत डॉक्टर मेहता नगेंद्र सिंह और प्रस्तुति सहायक नवीन कुमार। साथियों, हमारा पता नोट कर लें। विज्ञान धारावाहिक बदलती फिजाएं द्वारा निदेशक विज्ञान प्रसार, A50 इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा 201309। आप अपने उत्तर हमें ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल पता है radio@vigyanprasar.gov.in। श्रोताओं, हमें इंतजार रहेगा आपके पत्रों का। जवाबों के साथ अपना पूरा नाम, पता, आयु, व्यवसाय जरूर लिखें। यदि विज्ञान क्लब से जुड़े हैं तो कुल सदस्यों की संख्या लिखना ना भूलें। हाँ, अगर आपके मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो वो भी लिख भेजिएगा। धारावाहिक बदलती फिजाएं की अगली कड़ी आप अगले सप्ताह इसी दिन और इसी समय सुन सकेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।